भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। 1885 से लेकर के 1906 तक का समय जो था वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद से उदारवादी युग के बाद से कांग्रेस का उग्रवादी युग प्रारंभ होता है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, यह द्वितीय चरण 1906 से लेकर के 1906 से लेकर के 1919 तक का समय माना जाता है, जो कांग्रेस का उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति थी। इसीलिए तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। इस प्रकार से कांग्रेस का यह उग्रवादी युग रहा है और इसमें विशेष रूप से उग्रवादी नेताओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उग्रवादी युग के उदय के प्रमुख कारण क्या क्या थे, अर्थात जब उदारवादी युग चल ही रहा था तो आखिर ये उग्रवादी युग कहाँ से प्रारंभ हो गया, इसके प्रमुख उदय के कारण क्या थे। जिसमें से सबसे पहला प्रमुख कारण है सुधारों की अपर्याप्तता। सुधारों की अपर्याप्तता का तात्पर्य यह है कि लगभग 20 वर्षों तक उदारवादी युग चला, लेकिन उदारवादी नेताओं के हाथ में कांग्रेस की बागडोर रही और इन उदारवादी नेताओं को विशेष कुछ प्राप्त नहीं हो सका। उदारवादी नेता अपनी मांग मनवाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और इसके द्वारा भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि भी की गई, परंतु अन्य बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका और लोगों के अंदर असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस की मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाए जाने के कारण लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि कांग्रेस के युवा नेता इस कांग्रेस की नीति से बिल्कुल दुखी हो गए थे और उग्र रूप धारण करना इनका स्वाभाविक था। लाला लाजपत राय ने कहा था, भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अंग्रेज की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। इस प्रकार से सुधारों की अपर्याप्तता, अर्थात ये उदारवादी नेता अंग्रेजों से तमाम तरह की बातें करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किए जाते थे, जिससे इस उग्रवादी युग का उदय होता है। दूसरा है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड बेकन का कथन था कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। भारत में उग्रवाद के उदय के संदर्भ में यह कथन पूर्णतया लागू होता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन में ले जाते थे तथा उनसे वस्तुएं निर्मित करके फिर से भारतीय बाजार में महंगे दरों पर वस्तुओं को बेचते थे और इस प्रकार से भारत से अधिक धन ब्रिटेन के अंदर जा रहा था और इस कारण से भारत दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से कमजोर भी हो रहा था। यही नहीं, अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण करने के लिए कपास की बनी वस्तुओं पर आयकर 5% से लेकर के 3.5% तक कर दिया था और भारत से निर्मित माल पर 3.5% का उत्पादन कर लगा दिया गया।
परामर्श स्वरूप देसी सामान महंगा और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगे थे और इस वजह से भारत के अंदर के जो भी उद्योग धंधा था वह नष्ट हो चुका था और इस तरह से आर्थिक असंतोष भी उग्रवादी युग के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से आता है आपका धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के उदारवादी नेता पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि पाश्चात्य धर्म, साहित्य, राजनीति, संस्थाएं, भाषा और संस्कृति भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ है, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में धार्मिक पुनरुत्थान के आंदोलन व सांस्कृतिक नव जागरण के कारण भारतीयों का ध्यान अपने प्राचीन गौरव की ओर गया और पाश्चात्य सभ्यता के प्रति उनके मन में जो श्रेष्ठता का भाव था वह समाप्त हो चुका था। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भारतीयों में अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के प्रति आत्मविश्वास जागृत किया था और इस धार्मिक पुनरुत्थान से बाल, लाल और पाल को जितनी प्रेरणा प्राप्त हुई उतनी अन्य किसी देश से नहीं मिली थी। लाला लाजपत राय ने पाश्चात्य सभ्यता में रंगे भारतीयों की खिल्ली उड़ाई और उन्हें अपने देश के अतीत और गौरव को अपनाने का आह्वान किया और इस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी इस उग्रवादी युग के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके बाद से आता है आपका उग्रवादी युग का प्रमुख उदय का कारण, वह है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप का तात्पर्य यह है कि उस समय हमारे देश के अंदर तमाम ऐसे प्राकृतिक प्रकोप थे जिससे भारतीयों के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं, परेशानियां उठानी पड़ रही थी। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत बेरोजगार और गरीबी से परेशान था। उसी समय 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में देश के 18 बार अकाल पड़े थे, जिसमें सबसे अधिक भीषण सन 1896 से 97 का अकाल था। इस अकाल का प्रभाव 7 करोड़ जनसंख्या और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा था, जिसमें शासन द्वारा दी गई सहायता अपर्याप्त थी। साथ ही यह सहायता बहुत धीमी गति से प्राप्त हो रही थी और इस प्रकार से भी भारतीय प्राकृतिक प्रकोप से बहुत ही दुखी थे और इसी में भारतीयों के शोषण का जो कि माध्यम यह अंग्रेज बने हुए थे। भारत से खाद्यान्न दूसरे देशों में भेजा जाता था और इसी के साथ साथ भारत के लोग भूखों मर रहे थे, तमाम तरह की समस्याओं को उठा रहे थे। राम गोपाल ने कहा है, सारा काम इस ढंग का था जैसे दुश्मन द्वारा जीते गए किन्नी शहरों को फूका जा रहा हो। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप भी उग्रवादी युग का प्रमुख उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं अगला जो प्रमुख कारण है वह है ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अर्थात जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन उपनिवेशों में भी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजों का व्यवहार अन्यायपूर्ण था, अभद्र और असभ्य था। इस व्यवहार ने भारतीयों के हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। नेपाल, ट्रांसवाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार तो किया ही गया, इसके अतिरिक्त उन्हें राजनीति और सामाजिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। अंग्रेज और भारतीय एक साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर नहीं कर सकते थे। कुछ अस्पतालों, होटलों, स्कूलों और कॉलेजों में भी भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और इस प्रकार से भारतीय अंग्रेजों के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। भारत के शिक्षित युवा वर्ग ने यह अनुभव किया कि विदेशों में भारतीयों के अपमान का मूल कारण भारत का पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा होना है और इसलिए उन्होंने ठाना कि हमें उग्र रूप धारण करके भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए और ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार यह उग्रवादी युग का प्रमुख कारण माना जाता है।
इसके बाद से अगला जो प्रमुख कारण है वह है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अर्थात उस समय भारत के अलावा अन्य जगहों पर भी अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थीं, जिसके वजह से भारतीयों के अंदर साहस प्राप्त होता है। 1893 में एबिसीनिया की सेना ने इटली की महान सेना को पराजित कर दिया और 1904 से 1905 में जापान ने महान रूस को भी पराजित कर दिया। इन युद्धों ने भारतीयों की निराशा की भावना को दूर किया, जिसमें देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना को और अधिक विकसित कर दिया। वे अनुभव करने लगे कि जब इतने छोटे छोटे देश अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो भारत अपने को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारतीयों को भी एक विशेष, समझ लीजिए कि ज्ञान देती हैं कि आप भी संघर्ष करो, सफलता अवश्य मिलेगी। और इस प्रकार से उग्रवादी युग का उदय होता है। इसके बाद से बाल, लाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने मुख्य रूप से इस उग्रवादी, कांग्रेस के उग्रवादी युग का नेतृत्व कर रहे थे। और इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में मुख्य रूप से उग्रवादी युग का श्री गणेश होता है। तिलक जी ने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ लाला लाजपत राय ने कहा, भिखारियों से अंग्रेज सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा का पात्र है भी, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। और इस प्रकार से इनके उग्र विचारों के कारण भारतीयों के अंदर उग्र रूप विराजमान होता है और सभी जो उदारवादी नीति के अनुसार काम कर रहे थे, धीरे धीरे उनके अंदर भी उग्र रूप धारण करता है और ये सभी उग्र हो जाते हैं। इसके बाद से पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव। पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के फलस्वरूप भारतीय नवयुवकों में मेजिनी, बर्क और वाशिंगटन के स्वतंत्रता संबंधी ओजस्वी पूर्ण विचार पढ़े जाते थे और उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, इटली और आयरलैंड के स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप उनके विचार और दृष्टिकोण में अंतर आया और वे उग्र राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे। इसके बाद से अगला जो प्रमुख कारण है वह है जातीय कटुता और अंग्रेज का अहंकार युक्त व्यवहार। अर्थात अंग्रेज भारतीयों के साथ जातीय कटुता को विशेष रूप से बढ़ावा दे रहे थे। उनका यह मानना था कि भारतीय निम्न जाति के हैं और हम उच्च जाति के हैं। भारतीयों से किसी भी प्रकार से उनका जो है कि शरीर स्पर्श करना घृणा है। अर्थात उनका जो है कि जातीय भेदभाव बिल्कुल चरम सीमा पर था, जिससे भारतीयों के अंदर असंतोष उत्पन्न हो रहा था और भारतीय बहुत ही इनके व्यवहार से दुखी होकर के उग्र रूप धारण करते हैं और यह भी कहीं न कहीं उग्रवादी युग के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से अगला जो प्रमुख कारण है वह है बंगाल का विभाजन। अर्थात अंग्रेज शुरू से ही इस सिद्धांत को अपनाते रहे कि भारत के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, और उन्होंने भारत के दो टुकड़े अर्थात भारत को, बंगाल को भारत से अलग करने का काम किया था और यह प्रमुख कार्य लॉर्ड कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य माना जाता है। उसने बंगाल की पूर्वी पश्चिमी दोनों भागों में विभाजित कर दिया था और इस प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, सबसे बुरी बात तो यह है कि बहुत से व्यक्ति अंग्रेजों की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता में विश्वास
खोने लगे हैं। इस प्रकार से यह उग्रवादी युग के उदय के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि उग्रवादियों के प्रमुख रूप से साधन क्या थे। जिस तरह से उदारवादियों के साधन थे, उसी तरह से उग्रवादियों के भी प्रमुख साधन माने जाते हैं, और वह प्रमुख साधन है बहिष्कार। बहिष्कार का तात्पर्य यह है कि अगर अंग्रेज हमारी जो है कि बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो हम अंग्रेजी नीतियों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों के आदेशों का बहिष्कार करेंगे, उनके कार्यों को नहीं करेंगे। इस तरह से उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा और वह कहीं न कहीं हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरह से इनका पहला जो कार्य की पद्धति थी वह था अंग्रेजों के कार्यों के प्रति बहिष्कार करना। इसके साथ ही साथ स्वदेशी, स्वदेशी का तात्पर्य यह है कि यह विदेशी वस्तुओं, संस्थाओं और मूल्यों को त्याग करके उनके स्थान पर भारतीय वस्तुओं, मूल्यों को स्थान देना चाहते थे। इसके अंतर्गत विदेशी कपड़ों को जलाओ और भारत में बना हुआ कपड़ा पहनो पर बल दिया गया था, और इस प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया था, और यह उदारवादियों का प्रमुख साधन था। इसके बाद से हम देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है? अर्थात सरकार के प्रत्येक उस कार्य और कानून का विरोध करो जो भारतीयों का दमन करता हो, भारतीय हितों के प्रतिकूल हो, परंतु यह विरोध आक्रामक न होकर के संगठित हो। यदि सरकार हमारा शोषण करने के लिए हम पर कर लगाए तो हम संगठित होकर के यह निश्चित करें कि हम वह कर नहीं देंगे। इस प्रकार से निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से कार्य करने का जो है कि उग्रवादियों का प्रमुख साधन रहा है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, सरकार के कार्य को कई प्रकार से ठप किया जा सकता है। ऐसा तो संभव नहीं है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट कार्य को करने से इनकार कर दे। एक व्यक्ति के त्याग पत्र देने पर उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति न मिले, परंतु संपूर्ण देश में यह भावना जागृत हो जाए कि समस्त सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के अंदर ये बात जानी चाहिए कि हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं, हम आपके कार्यों को नहीं करेंगे अगर हमारे जो है कि भारतीयों का दमन हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों का ये मानना था कि भारत के अंदर हम इनको थोड़ा बहुत शिक्षित करके और कम से कम वेतन में काम कराएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में हम अध्ययन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे देश की जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नहीं बनेगी, राष्ट्रीय शिक्षा का जो है कि नियम नहीं बनेगा। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर विद्यालयों की अपनी स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक हम सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करेंगे। और इस तरह से उग्रवादियों ने भारत के अंदर भारत को जो है कि अनेक प्रकार के बातों को मानने के लिए बाध्य भी किया था। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के उग्रवादी युग का विकास और प्रमुख कारण क्या थे उग्रवादी युग के, और इसके बाद से उग्रवादियों का प्रमुख रूप से कार्य की पद्धति क्या थी। फिर से अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।